हेलो स्टूडेंट्स, अपन पिछले वीडियो में द्रव्य का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। अब द्रव्य के इसी वर्गीकरण को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमने द्रव्य का भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण पढ़ा। अब आज हम जो है द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, हमारा आज का टॉपिक है द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण। बेटा, द्रव्य का जो रासायनिक वर्गीकरण था या रासायनिक गुणों के आधार पर जो वर्गीकरण था, हमने द्रव्य को दो भागों में वर्गीकृत किया था। मैं आप लोगों को पहले भी इसका आरेख बना के बता चुका हूं। दो भागों में हमने इसे वर्गीकृत किया हुआ है। पहला भाग तो मैंने बताया था आपको मिश्रण, और दूसरा भाग बताया गया था आपको शुद्ध पदार्थ। पहला भाग मिश्रण है और दूसरा भाग है यहाँ पर शुद्ध पदार्थ। और मिश्रण को हमने दो भागों में बांटा, समांगी मिश्रण, और दूसरा भाग आता है विषमांगी मिश्रण। मिश्रण को हमने दो वर्गों में बांटा हुआ है, समांगी मिश्रण में और विषमांगी मिश्रण में। और शुद्ध पदार्थ को भी हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक तो होते हैं बेटा तत्व, और दूसरे पदार्थ होते हैं यौगिक। देखिए, द्रव्य का जो रासायनिक वर्गीकरण है, रासायनिक वर्गीकरण में हमने इसको मिश्रण में और शुद्ध पदार्थ में वर्गीकृत किया। मिश्रण का मतलब, मिश्रण जो है आपका दो भागों में और बांटा गया, समांगी विषमांगी। शुद्ध पदार्थ को हमने भी फिर दो भागों में बांटा है, तत्व एवं यौगिक। अब एक एक करके हम यहाँ पर इनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात आती है यहाँ पर मिश्रण की। मिश्रण का अर्थ होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण। जब भी हम दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों को, पदार्थ आपका तत्व भी हो सकता है, वो पदार्थ आपका यौगिक भी हो सकता है। तो जब भी हम दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देते हैं, तो उससे बनने वाले नए पदार्थ को हम मिश्रण कह सकते हैं। और मिश्रण के अंदर अपने प्रत्येक घटक के गुणधर्म विद्यमान रहते हैं। ये बात मैं आपको कल के वीडियो में बता चुका था। तो मिश्रण की क्या क्या दो विशेषता हो गई। दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाए तो मिश्रण बनेगा। और मिश्रण के अंदर उसके प्रत्येक घटक के सभी गुणधर्म उपस्थित होते हैं। तो यहां तक मैंने आपको कल बताया था। आज जो है अपन मिश्रण के प्रकारों को देखते हैं। मिश्रण के हमने दो प्रकार बता रखे हैं। एक तो बताया समांगी मिश्रण, एक बताया विषमांगी मिश्रण। बेटा, समांगी मिश्रण का अर्थ होता है कोई भी ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में गुणधर्मों की समानता हो। कोई भी ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में गुणधर्मों की समानता हो और संगठन समान हो। गुणधर्मों में समानता हो और संगठन समान हो, तो इसे हम क्या नाम दे सकते हैं बेटा? समांगी मिश्रण नाम दे सकते हैं। समांगी मिश्रण का अर्थ होता है, एक बात, गुणधर्मों में समानता। मिश्रण के सभी पूरे भाग में, मिश्रण के संपूर्ण भाग में गुणधर्मों में समानता हो। और दूसरा है संगठन समान हो। तो इस तरह से बेटा, समांगी मिश्रण का अर्थ होता है कोई भी ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में गुणधर्मों में समानता हो और संगठन समान हो। ऐसे किसी भी मिश्रण को हम समांगी मिश्रण के अंतर्गत रखते हैं। अब बेटा हम जैसे इसके उदाहरण दें, तो उदाहरण में
आपका नमक या चीनी का जलीय विलयन। नमक या चीनी का जलीय विलयन जो है एक समांगी विलयन का उदाहरण होता है। कैसे? मान लीजिए हमने एक गिलास पानी लिया, एक गिलास पानी के अंदर हमने 2 चम्मच चीनी को डाल करके अच्छी तरह घोल दिया। एक गिलास पानी के अंदर 2 चम्मच चीनी घोल दी और 2 चम्मच चीनी को घोल करके हम जो है उसी विलयन के 10 भाग बना देते हैं और 10 अलग अलग भाग बना करके प्रत्येक भाग की अगर हम सांद्रता को ज्ञात करें, हमने एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी डाली, घोल दिया, विलयन तैयार हो गया। विलयन तैयार होने के बाद हमने उसके 10 अलग अलग भाग बनाए और 10 अलग अलग भाग बनाने के बाद अगर हम प्रत्येक भाग में सांद्रता का अध्ययन करें तो सांद्रता का मान एक समान है। या सांद्रता को छोड़िए, आप जो है प्रत्येक भाग में मिठास का अध्ययन करें, पी करके अपन उसको मीठेपन को चेक कर सकते हैं। 10 भागों को अपन थोड़ा थोड़ा टेस्ट करें तो टेस्ट करने पर प्रत्येक भाग में आपको मिठास एक समान प्रतीत हो। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो विलयन बनेगा, ये विलयन कैसा विलयन माना जाएगा? एक समांगी विलयन की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाए। तो जब भी बनने वाले विलयन में प्रत्येक भाग में गुणधर्मों में समानता हो, संघटन समान हो, गुणधर्म समान और संघटन समान, तो ऐसे किसी भी मिश्रण को हम नाम दे सकते हैं समांगी मिश्रण। दूसरा आता है बच्चों विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण का मतलब समांगी में गुणधर्मों में समानता थी, संघटन समान था। विषमांगी क्या होगा? इसका विपरीत होगा। सभी भागों में गुणधर्म समान नहीं होंगे और सभी भागों में संघटन समान नहीं। तो 2 बातें रही बेटा, अगर प्रत्येक भाग में गुणधर्म समान है, संघटन समान है, तो मिश्रण कहलाएगा समांगी मिश्रण। और अगर प्रत्येक भाग में गुणधर्म समान नहीं है या संघटन समान नहीं है तो उसको हम नाम दे सकते हैं विषमांगी मिश्रण। बेटा विषमांगी मिश्रण के अगर हम उदाहरण को देखें तो पानी में तेल, पानी और तेल का अगर मिश्रण बनाया जाए तो अपन उसको कितना भी प्रयास करें, धीरे धीरे करके सारा का सारा तेल जो होता है वो पानी की सतह के ऊपर आकर के इकट्ठा हो जाता है। पानी नीचे रह गया, तेल ऊपर इकट्ठा हो गया, तो क्या हम इसका संघटन समान मान सकते हैं? नहीं मान सकते। यानी मिश्रण में ना तो गुणधर्म प्रत्येक भाग में एक समान होंगे, प्रत्येक भाग में ना तो गुणधर्म समान होंगे और ना ही जो है उसका संघटन समान होगा। तो ये मिश्रण क्या माना जाएगा? एक विषमांगी मिश्रण माना जाएगा। और अपन दूसरा एक सरल उदाहरण देखें, जैसे सीमेंट, बजरी और पानी को मिलाकर के मिश्रण तैयार किया जाता है, गारा बनाया जाता है। सीमेंट, बजरी और पानी को मिलाकर के गारा तैयार किया जाता है। कितना भी अच्छी तरह से मिलाने का प्रयास किया जाए, किसी भाग में बजरी की अधिकता हो जाती है, कहीं सीमेंट थोड़ा ज़्यादा मात्रा में दिखता है, किसी जगह पानी इकट्ठा होने लग जाता है। मतलब कहने का यह है मिश्रण समांगी मिश्रण के रूप में प्राप्त नहीं है। तो जहाँ पर भी असमानता होती है या जहाँ पर भी प्रकृति कुछ भिन्न दिखाई देती है उसको जो है अपन यहाँ पर विषमांगी मिश्रण के अंतर्गत रखते हैं। तो इस तरह से हमने बेटा मिश्रण के 2 भाग बताए, समांगी और विषमांगी। समांगी में गुणधर्म समान, संघटन समान। विषमांगी में सभी भागों में गुणधर्म समान नहीं होंगे और संघटन भी समान नहीं होगा। ठीक, तो ये हो गया बेटा आपका मिश्रण वाला मामला। अब बेटा इसके आगे आता है शुद्ध पदार्थ।
शुद्ध पदार्थ का अर्थ होता है कोई भी ऐसा पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार के कण विद्यमान होते हैं। अगर किसी पदार्थ में केवल एक ही प्रकार के कण विद्यमान हैं तो हम उस पदार्थ को जो है शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में रखते हैं। अब वो कण आपके अणुओं के रूप में भी हो सकते हैं, कण आपके परमाणुओं के रूप में भी हो सकते हैं, किसी भी रूप में वो कण हो सकते हैं। तो अगर किसी पदार्थ में केवल एक ही प्रकार के कण उपस्थित हैं तो हम उस पदार्थ को जो है शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में रखें। अब शुद्ध पदार्थ के दो प्रकार, तत्व और यौगिक। अब बेटा तत्व का अर्थ होता है कोई भी ऐसा पदार्थ जिसमें समान प्रकार के परमाणु पाए जाते। इसकी विशेषता क्या होती है? जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित। कोई भी ऐसा पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, उस पदार्थ को हम तत्व कह सकते हैं। जैसे देखिए बेटा उदाहरण, ऑक्सीजन अणु। ऑक्सीजन के एक अणु में दोनों परमाणु एक समान प्रकार के। ऑक्सीजन के अणु में दोनों ही परमाणु कैसे हो गए? समान प्रकार के। तत्व हो गया। नाइट्रोजन, दोनों ही परमाणु समान प्रकार के, तत्व हो गया। सल्फर S8 अणु, 8 परमाणु, इसके एक अणु के अंदर परमाणुओं की संख्या होती है 8। एक अणु के अंदर परमाणुओं की संख्या होती है 8। आठों परमाणु समान प्रकार। फिर फास्फोरस P4, एक अणु में 4 परमाणु पाए जाते हैं, यानी चारों समान प्रकार के परमाणु हो गए। फिर सोडियम धातु, लोहा, चांदी, सोना, जहां पर भी केवल समान प्रकार के या एक ही प्रकार के परमाणु मौजूद रहेंगे उन्हें हम तत्वों की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। तत्व के बाद में अगला इसका बिंदु आता है यौगिक। देखिए यौगिक का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करें। केवल मिलाने वाली बात नहीं, उनमें रासायनिक संयोग हो। रासायनिक संयोग मतलब उनके मध्य में कुछ रासायनिक क्रिया संपन्न होनी चाहिए। तो जब भी दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करते हैं तो उससे बनने वाला पदार्थ यौगिक कहलाता है। तो परिभाषा हम इसकी कैसे देंगे? दो या अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करें। संयोग, तो यौगिक का अर्थ हुआ जब भी दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करते हैं तो इस संयोग से बनने वाला पदार्थ यौगिक कहलाता है। और किसी भी यौगिक के गुणधर्म सदैव उसके अवयवी तत्वों के गुणधर्मों की तुलना में भिन्न होते हैं। यौगिक के गुणधर्म उसके अवयवी तत्वों के गुणों की तुलना में भिन्न, ये एक मुख्य विशेषता होती है यौगिक में। दूसरी विशेषता क्या हो गई? यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न। तो अब बेटा जैसे यौगिक का हम उदाहरण लें, यौगिक का उदाहरण होता है आपका NaCl। NaCl का हमने एक उदाहरण लिया यौगिक में। बेटा नमक जो होता है इसको अपन साधारण नमक बोलते हैं। NaCl में दो तत्व है, एक तो सोडियम तत्व है और एक क्लोरीन तत्व है।
और सोडियम और क्लोरीन हमेशा 1:1 में संयोग करें। नमक को बनाने में सोडियम और क्लोरीन हमेशा 1:1 में संयोग करते हैं। अब दूसरी बात, इनका जो संयोग होता है रासायनिक संयोग होता है। रासायनिक संयोग का मतलब होता है कोई ना कोई रासायनिक क्रिया होनी चाहिए। इनकी रासायनिक क्रिया क्या होती है? सोडियम धातु जो होती है इलेक्ट्रॉन त्याग करके सोडियम आयन बनाती है। सोडियम धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करके सोडियम धनायन बनाएगी और इसके इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन परमाणु ग्रहण करके क्लोराइड आयन में परिवर्तित होता है। ये रासायनिक क्रिया होती है इसकी। सोडियम धातु इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, सोडियम आयन बनेगा, क्लोरीन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, क्लोराइड ऋणायन बनेगा और इस तरह से बनने वाले आयनों के मध्य में जब रासायनिक क्रिया होती है, आपस में आकर्षण होता है, तो इस आकर्षण के कारण से नमक का निर्माण होता है। अब दूसरी बात यहाँ पर आई थी कि यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुणों की तुलना में भिन्न होते हैं। यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुणों की अपेक्षा कैसे भिन्न? तो इस बात को हम कैसे समझाएं? जैसे सोडियम होता है, सोडियम धातु की विशेषता क्या है? जब हम सोडियम धातु को पानी में डालते हैं तो पानी में डालने पर सोडियम जलने लगता है। आप कई सालों से पढ़ रहे हैं इस बात को कि सोडियम को जब पानी में डाला जाता है तो सोडियम पानी में डालने पर जलने लगता है। क्लोरीन जो होती है वो एक विषैली गैस होती है। क्लोरीन एक विषैली गैस होती है। थोड़ी गैस के संपर्क में आता है तो मनुष्य बेहोश हो जाता है और थोड़ा ज़्यादा संपर्क में आ जाए तो मनुष्य की मौत हो सकती है। लेकिन नमक को जब पानी में डाला जाता है तो नमक में कभी भी आग नहीं लगती। मतलब नमक बनने के बाद सोडियम के जो स्वयं के गुण थे, सोडियम का जो गुणधर्म था जलने, तो बेटा इस तरह से आप देखें जो NaCl का हमने उदाहरण आपको बताया, NaCl के अंदर दो तत्व है आपका। एक तो तत्व है सोडियम, एक तत्व होता है बेटा क्लोरीन। अब ये दोनों तत्व जो है मिलकर के नमक का निर्माण करते हैं। निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया में सोडियम धातु के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है। सोडियम धातु के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है और इलेक्ट्रॉन त्यागने पर बनता है सोडियम धनायन। क्लोरीन परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर बनता है क्लोराइड ऋणायन। तो इस तरह से रासायनिक प्रक्रम में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है और इस आदान प्रदान के बाद सोडियम धनायन और क्लोराइड ऋणायन बनते हैं, जिससे मिलकर के नमक का निर्माण होता है। अब यहां हमें दूसरा बिंदु मैंने बताया यहाँ पर कि यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न है। जैसे नमक के अंदर आपके दो तत्व होते हैं, सोडियम और क्लोरीन। सोडियम जो होता है उसको अगर पानी में डाला जाए तो पानी में जलने लग जाता है सोडियम, लेकिन नमक को पानी में डालते हैं तो क्या नमक जलता है? नहीं जलता। नहीं जलता मतलब नमक बनने के बाद सोडियम का पानी के साथ क्रिया करने का जो गुणधर्म था वो समाप्त हो गया। सोडियम में पानी के साथ क्रियाशीलता जो होती है, पानी के साथ क्रिया करने की जो प्रवृत्ति होती है, वो नमक बनने के पश्चात क्या हो गई? समाप्त हो गई। तो इसका मतलब सोडियम का गुण और नमक का गुण आपस में एक दूसरे से समानता प्रदर्शित नहीं कर रहे। इसी प्रकार क्लोरीन जो है एक विषैली गैस होती है और ये विषैली गैस जो है किसी मनुष्य के संपर्क में आने पर, थोड़ी मात्रा में संपर्क में आती है तो मनुष्य बेहोश हो जाता है और थोड़ा ज़्यादा मात्रा में अगर गैस संपर्क में आ जाए तो इससे मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन क्या नमक को खाने से किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है? नमक को खाया जाए तो क्या नमक खाने से किसी की मृत्यु होती है? बिल्कुल नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी तत्व के द्वारा यौगिक का निर्माण किया जाता है, तत्व के द्वारा यौगिक का निर्माण किया जाता है तो यौगिक बनने के पश्चात तत्व अपने अवयवी तत्व के द्वारा अपने गुणधर्मों को खो दिया जाता है, उनके गुणधर्मों में भिन्नता प्रदर्शित होती है। एक दूसरा उदाहरण देते हैं अपन पानी का। H2O जल। जल को बनाने में दो प्रकार के तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का योगदान होता है। जल बनाने में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु ऑक्सीजन का मिलकर के जल के अणु का निर्माण करते हैं। यानी
इनमें परमाणुओं के संयोग का अनुपात होता है 2:1। निश्चित अनुपात हो गया। यहाँ NaCl में अनुपात था 1:1, जबकि पानी के अणु में यह अनुपात हो जाता है 2:1, यानी 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन जो होती है वो एक ज्वलनशील गैस होती है। हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है। क्या पानी ज्वलनशील होता है? बिल्कुल नहीं होता, यानी गुणधर्म हाइड्रोजन का गुणधर्म समाप्त हो गया। ऑक्सीजन जो होती है वो जलाने के लिए सहायक होती है। तो क्या जल बनने के पश्चात पानी जो होता है वो जलाने में सहायता करता है? बिल्कुल नहीं करता। पानी आग बुझाने में सहायता करता है। तो कहने का अर्थ हुआ कि जब भी तत्व के द्वारा यौगिक का निर्माण किया जाता है तो यौगिक बनने पर तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं वो यौगिक के अंदर प्रदर्शित बिल्कुल भी नहीं होते हैं। लेकिन मिश्रण में ऐसा जरूर होता है। मिश्रण के जो गुणधर्म होते हैं वो अपने अवयवी पदार्थों के गुणधर्मों को अवश्य प्रदर्शित करता है। जैसे मैंने आपको बताया था चीनी का जलीय विलयन। चीनी का जलीय विलयन में चीनी का गुणधर्म होता है मिठास। तो पानी में चीनी को घोल दिया जाए तब भी पानी में मीठापन रहता है। पानी का गुणधर्म होता है बहने की प्रवृत्ति। चीनी का जलीय विलयन बनाया जाए तो चीनी के जलीय विलयन में भी बहने की प्रवृत्ति होगी। तो मिश्रण में तो गुणधर्म, मिश्रण के जो गुणधर्म होते हैं वो अपने अवयवी पदार्थों के गुणों को प्रदर्शित अवश्य करेगा। लेकिन जो यौगिक होता है, यौगिक कभी भी अपने अवयवी तत्वों के गुणधर्म को प्रदर्शित नहीं करेगा। अब बेटा इसके बाद में हम इसका अगला टॉपिक ले रहे हैं यहाँ पर, भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक गुणधर्म। हमारा इसका नया टॉपिक है भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक गुणधर्म। तो पहले हम यहां पर बात करने जा रहे हैं भौतिक गुणधर्मों की। तो किसी भी पदार्थ के ऐसे गुणधर्म जिन गुणधर्मों का अध्ययन करने के लिए हमें उस पदार्थ की पहचान को परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं। किसी भी पदार्थ का वह गुणधर्म जिसका अध्ययन करने के लिए हमें ना तो पदार्थ की पहचान में कोई परिवर्तन करना होता है, ना पदार्थ के संगठन में कोई परिवर्तन करना होता है, ऐसे किसी भी गुणधर्म को हम नाम दे सकते हैं भौतिक गुणधर्म। वे गुणधर्म जिनका अध्ययन करने के लिए पदार्थ की ना तो पहचान प्रभावित होती है, गुणधर्म का अध्ययन करने के दौरान ना तो पदार्थ की पहचान प्रभावित होती है और ना ही पदार्थ का संघटन प्रभावित होता है, केवल अवस्था परिवर्तन संभावित है। अवस्था परिवर्तन हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अवस्था जैसे ठोस से द्रव हो जाए, द्रव से गैस हो जाए, यह अवस्था परिवर्तन। तो पदार्थों के वे गुणधर्म जिनका अध्ययन करने के दौरान पदार्थ की पहचान प्रभावित नहीं होती है, संघटन प्रभावित नहीं होता है, केवल अवस्था परिवर्तन हो सकता है, ऐसे किसी भी गुणधर्म को हम नाम देंगे भौतिक गुणधर्म। तो क्या क्या विशेषता रही बेटा? पहली विशेषता पहचान प्रभावित नहीं होती। दूसरी विशेषता संघटन प्रभावित नहीं होता। तीसरी विशेषता अवस्था परिवर्तन हो सकता है। हो सकता है मतलब आवश्यक नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे मान लीजिए हम किसी पदार्थ का रंग देख रहे हैं, तो पदार्थ का रंग देखने पर कोई अवस्था परिवर्तन थोड़ी होगा। हमें जो दिखाई दे रहा है वही रंग है उसका, हमें उसमें अवस्था परिवर्तित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अवस्था परिवर्तन करने के लिए मतलब रंग की पहचान करने के लिए अवस्था परिवर्तन आवश्यक नहीं है। तो रंग एक ऐसा भौतिक गुणधर्म हुआ, रंग एक ऐसा भौतिक गुणधर्म हुआ जिसकी पहचान करने के लिए किसी अवस्था परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन मान लीजिए हम गलनांक का अध्ययन कर रहे हैं, हम किसी पदार्थ का गलनांक निकालना चाहते हैं, तो गलनांक निकालने पर
पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होगा। तो गलनांक ऐसा भौतिक गुणधर्म हुआ जिसकी पहचान करने के लिए, जिसका अध्ययन करने के लिए हमें पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित करना होता है। तो कुछ गुणधर्म ऐसे होते हैं जिनके अध्ययन में अवस्था पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और कुछ गुणधर्म ऐसे होंगे जिनके अध्ययन में अवस्था जो है वो प्रभावित होती है। तो बेटा इसके हम एग्जाम्पल देखें। उदाहरण में रंग, गंध, गलनांक, क्वथनांक, घनत्व आदि। बेटा ये पदार्थों के ऐसे गुणधर्म होते हैं जिनको हम भौतिक गुणधर्मों की श्रेणी में रखते हैं। भौतिक गुणधर्म क्यों कह रहे हैं बेटा? भौतिक गुणधर्म का मतलब है कि वे गुणधर्म जिनका अध्ययन करने के दौरान पदार्थ की पहचान पर प्रभाव ना पड़े, पदार्थ के संघटन पर प्रभाव ना पड़े, और अवस्था परिवर्तन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। वे समस्त गुणधर्म जो होते हैं भौतिक गुणधर्मों की श्रेणी में आते हैं। जैसे आपका पानी है, द्रवावस्था, और पानी में वाष्पावस्था। अब पानी का सूत्र यहां पर भी H2O रहेगा, और जलवाष्प का सूत्र जो है, जलवाष्प का सूत्र भी यही है। तो अवस्था परिवर्तन तो हुआ, लेकिन पदार्थ का संघटन परिवर्तित नहीं हुआ। और जब पदार्थ का संघटन परिवर्तित नहीं होगा मतलब पदार्थ की पहचान भी परिवर्तित नहीं होगी। अगर पदार्थ का सूत्र समान है तो वो पदार्थ एक ही पदार्थ माना जाएगा, अलग अलग पदार्थ नहीं माने जाएंगे। तो पानी जो है, यहाँ पर आपका पानी का सूत्र जो है द्रव अवस्था में भी H2O है, वाष्प अवस्था में भी H2O है, मतलब अवस्था परिवर्तित तो हो गई, लेकिन जो है पानी का संघटन परिवर्तित नहीं हुआ। यानी अवस्था परिवर्तन की जो प्रक्रिया होगी, इसमें जो भी आपने अध्ययन किया है वो अध्ययन किसके अंतर्गत आएगा? भौतिक गुणधर्म के अंतर्गत अध्ययन आएगा। और इस प्रकार के अध्ययन से अपन क्या निकाल सकते हैं? पानी के क्वथनांक का अध्ययन कर सकते हैं, पानी का क्वथनांक निकाल सकते हैं। पानी को वाष्प में परिवर्तित करने के दौरान हम कौन से भौतिक गुणधर्म को ज्ञात कर पाएंगे? क्वथनांक को हम यहाँ पर ज्ञात कर पाएंगे। तो कोई भी ऐसा गुणधर्म जिसका अध्ययन करने पर ना तो पदार्थ की पहचान पर कोई प्रभाव पड़े, न संघटन पर कोई प्रभाव पड़े, अवस्था परिवर्तन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वे समस्त गुणधर्म आपके भौतिक गुणधर्मों की श्रेणी के अंतर्गत रखे जाते हैं। देखिए इसके बाद में आता है रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म का अर्थ होता है वे गुणधर्म जिनके अध्ययन के दौरान पदार्थ की पहचान और संघटन दोनों में परिवर्तन हो जाता है। अध्ययन के दौरान पहचान एवं संघटन दोनों परिवर्तित हो। ऐसा कोई भी गुणधर्म जिसका अध्ययन किया जाए तो अध्ययन करने के दौरान उसकी पहचान भी बदल जाए और उसके संघटन में भी परिवर्तन हो जाए, तो इस गुणधर्म को हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पर रासायनिक गुणधर्म कह सकते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लें, मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करे और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने पर बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम धातु ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करी और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने पर
नया पदार्थ जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ। देखिए यहां पर तो थी मैग्नीशियम धातु और यहां क्रिया के बाद बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्रिया से पूर्व मैग्नीशियम धातु थी, क्रिया के पश्चात हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब पहचान बदल गई। फिर इसी प्रकार संघटन में देखा जाए तो यहां पर केवल तत्व के रूप में है, मैग्नीशियम एक तत्व के रूप में है, और यहां मैग्नीशियम जो है अपने एक यौगिक के रूप में, अपने ऑक्साइड यौगिक के रूप में उपस्थित है। तो पहचान में भी परिवर्तन हो गया और संघटन में भी परिवर्तन हो गया। दूसरा उदाहरण देखें, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको अपन सामान्य भाषा में चूना पत्थर भी बोलते हैं। चूना पत्थर, इसे अगर गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर यह बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। तो आप इसमें देखिए यहां पर तो है कैल्शियम कार्बोनेट, यहां इसकी पहचान कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में है, लेकिन क्रिया के पश्चात ये क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब पहचान परिवर्तित हो चुकी है। और यहां अगर हम इसके संघटन को देखें तो कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन 1:1:3 में होते हैं, लेकिन यहां पर कैल्शियम और ऑक्सीजन 1:1 में। तो ऐसा कोई भी गुणधर्म जिसका अध्ययन करने के दौरान पहचान भी बदल जाती है और संघटन भी बदल जाता है, ऐसे किसी भी गुणधर्म को हम नाम दे सकते हैं रासायनिक गुणधर्म। जैसे और भी अपन उदाहरण दें, ऑक्सीकरण हो गया, अपचयन हो गया, आपका अपघटन की क्रिया हो गई, द्विक अपघटन की क्रिया हो गई, आपके विद्युत अपघटन की क्रिया हो गई। ये सारी की सारी क्रियाएं जो है आपके रासायनिक गुणों के अंतर्गत रखी जाती हैं।